नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 को पेश कर दिया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 को भी पेश किया। बिल पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा हुआ। अमित शाह ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये 3 बिल एक साथ आने थे और सदन ने उनकी सहमति से पास किए। आज सुबह वो विरोध करने का तय करके आए हैं, इसलिए हर चीज़ में विरोध किए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर हमारे देश में जब जब चुनाव आया है उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है उसका हाल बुरे से बुरा किया गया है, कभी माफ़ी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इसलिए जिनको भी इसमें राजनीति की बू आ रही है वो खुद के परिणामों को देख लें। इसी में फ़ायदा है, जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे, इसलिए इसे राजनीतिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारी नीयत की खोट को देश की नारी शक्ति कभी माफ़ नहीं करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं। हम भरोसा करें वे कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। और आज भी जितनी हमारी बहनें यहाँ हैं, जब भी उनको अवसर मिला है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश में वर्तमान में देश में 650 से ज्यादा पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, करीब 250 महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही, और केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा उनके पास जिम्मेवारी और धन और व्यवस्था होती है, काम करती है जी। करीब 6700 ब्लॉक पंचायतों में 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में। सदस्य वेणुगोपाल जी ने एक प्रकार से 2 मुद्दे उठाए। एक मुद्दा टेक्निकल है कि जो संविधान संशोधन होता है इसमें गण की आपूर्ति अलग होती है और जो कानून होता है उसमें गण की आपूर्ति अलग होती है। सदन के बहुमत के जो रूल्स है, जो नियम बने हैं वो अलग अलग है, इसलिए इस पर साथ में विचार नहीं हो सकता। और दूसरा कि जब डिबेट होती है तब संविधान संशोधन पर डिबेट अलग होना चाहिए और बिल पर अलग डिबेट होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल, एक संविधान संशोधन और 2 बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है और कई बार ऐसा हो चुका है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये तीनों बिल एक साथ ही आए थे और इसी सदन ने उनकी सहमति से पास किया, मगर आज सुबह वो विरोध करने का तय कर आए मीटिंग में, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में अनुभवी तो लोकसभा में परिसीमन बिल 2026 पेश किया गया। परिसीमन से जुड़े तीन बिल पेश किए गए। लोकसभा में भी भारी हंगामा
देखने को मिला है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल पेश किए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, लोकसभा में परिसीमन बिल 2026 पेश किया गया है। 3 बिल अर्जुन राम मेघवाल ने यहां पर पेश किए और उसके बाद भारी हो हंगामा भी देखने को मिला है। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी लगातार विपक्ष जो है वो विरोध दर्ज कराता हुआ नजर आया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बातें आज लोकसभा में कही हैं। कैसे देख रहे हैं? रमेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही है? दोबारा हम जुड़ेंगे। रमेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है? जी हम सुन पा रहे हैं, बोलिए। देखिए शायद ये जो बिल है ये 2023 में ही पारित हो गया था और तब से लेके अब तक इसमें कई सारी खामियां थी, कई सारी अड़चने वगैरह थी, जो मुझे लग रहा सरकार ने पूरी तरीके से इसको पार पा लिया है। अब इस पे अमली जामा पहनाने का समय आ गया है, क्योंकि 2029 की जो बात कही जा रही है कि जब 2029 के देश में आम चुनाव होंगे तो उसमें ये कानून पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। 33% सभी दलों को, चाहे छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, सबको महिलाओं के लिए टिकट का वितरण करना ही पड़ेगा। अगर ये ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि भागीदारी जो महिलाओं की है वो अपने आप देश में बढ़ जाएगी। अब सीटों का परिसीमन हो चुका है और सीटें जितनी है उससे डबल सीटें तो कर दी गई हैं, तो इस लिहाज से जब सीटें बढ़ जाएंगी तो महिलाओं की जो भागीदारी है और महिलाओं की जो हिस्सेदारी है और महिलाओं का जो स्पेस है वो पूरा कर दिया जाएगा। अब इसमें काफी दल ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है नानुकुर करेंगे, वो महिलाओं को टिकट देने से कतराएंगे अगर ऐसा होगा, क्योंकि अब तक कानून जद में आ गया, क्योंकि आपको ये सब चीजें फुलफिल करने पड़ेगा। एक बात। तो दूसरी बात ये है, जिस तरीके से विपक्ष ने आज, अगर आप देखो जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो ज्यादा टीपा टिप्पणी किसी ने की नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले कह दिया था कि हम इसके विरोध में नहीं है। उसके पैरेलल उन्होंने 2-3 बातें कही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, तो ये चीजें सब हो जाती। हालांकि गृह मंत्री ने खड़े होकर उनको करेक्ट करा कि जो जाति जनगणना है वो हमारे मसौदे में हम करवा रहे हैं और जो गणना है वो शुरू हो गई है 1 तारीख से, तो उनको थोड़ा सा उन्होंने उनको समझाया भी और एक करेक्ट कर दिया। अब 2 बातें इसमें एक स्पष्ट निकल के आ जाती है। पहला तो ये है, इसमें देरी क्यों हुई, इस कानून को बनने में देरी क्यों हुई? क्या क्योंकि भाई सरकार आपकी चल रही है, बहुमत आपके पास पूरा है, दोनों राज्यसभा में भी लोकसभा में भी ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं आ रही थी। अब इसको इतना लंबा खींच देना, 28 महीने तक उसको खींच देना, आपने एक बार कहा कि पारित हो गया, दूसरी बात आपने उनका ड्राफ्ट बनवाया, तीसरी बार आपने अमली जामा पहनाया, क्योंकि कानून है। जब कानून बन रहा है तो मुझे लग रहा है आज कानून पारित हो, राष्ट्रपति के पास जाए मोहर के लिए और उसके बाद उसको पूरी तरीके से अमल कर लिया जाए। तो हालांकि देरा दुरुस्त है, जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं, तो मुझे लग रहा है ये आज का दिन बहुत बड़ा है देश के लिए, ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से मांग कर रही थी कि हमारी सरकारों में और पॉलिटिकल पार्टियों में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। मुझे लग रहा है वो आज सुनिश्चित होने का ये आखिरी दिन था जिसको मुकर्रर कर दिया गया है। जी लेकिन रमेश जी, दूसरी तरफ उत्तर बनाम दक्षिण की जो एक राइवलरी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह जब किरण रिजिजू ने अपनी बात रखी तो उन्होंने साफ तौर पर स्टालिन ने जिस तरीके से विधेयक की प्रति फाड़ी और उस पर आग लगा दी, उसका मुद्दा भी उठाया और उन्होंने ये कहा कि दक्षिण में खासकर काफी कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है, जो कि फैलाना पूरी तरह से गलत है। देखो साहिल, ये जो मुद्दा है मुझे लग रहा है इससे बिल्कुल अलग है। जो दक्षिण की जो राजनीति है उसमें ये कहा जाता है कि 2-4 ऐसे नाम जो है वो अपवाद के तौर पे हो सकते हैं। जयललिता का नाम ले लो आप, और इस तरीके से 2-4 जो महिलाएं हैं, जो बड़ी कद की महिलाएं जो निकल के पॉलिटिक्स पार्टी में आई और सियासत में उन्होंने नाम कमाया। अब ये धारणा आज भी बनी हुई है कि वहां से ज्यादा महिला रुचि नहीं लेती हैं राजनीति में आने के लिए, वो दूर रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
क्योंकि आज हिंदुस्तान जो है वो एक मंच पे आके खड़ा हो गया है। अब जो पुरुष करेगा वो महिलाएं भी करेंगी, और ऐसी व्यवस्था मुझे लग रहा है सरकार ने बना दी है। पहले क्या होता था भाई, सेना में जाने के लिए महिलाएं कितनी उतावली होती थी, लेकिन उनके पास समय नहीं होता था। लेकिन आज आप देखो, बड़े बड़े कोर्ट देखो, एनडीए देख लो, आरआईएमसी देख लिए, और उसमें सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको अलाउ कर दिया है तो महिलाएं अपने आप जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें अगर एक टुकड़ा देश का एक हिस्सा दक्षिण अगर ये कहे कि नहीं, इसको हम मानेंगे नहीं, इसकी प्रतियां हम फाड़ देंगे, तो मुझे लग रहा है ये जो विरोध है, अगर आप ये विरोध करोगे, आपका ही विरोध शुरू हो जाएगा आपके घर के में, आपके जिले में और आपके प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों को अगर आप, कोई भी पॉलिटिकल लीडर बड़ा अगर करता है तो उनके कैरियर पे प्रश्न चिन्ह अपने आप लग जाएगा। वो चुनावों में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे मांगे की जाएगी, भाई तो आप तो महिला के पक्ष में नहीं है। महिलाओं के हित में अगर कोई मसौदा आता है, कोई अगर कानून बनता, तो उसको आप नकार देते हो, फाड़ देते हो। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा में परिसीमन बिल 2026 पेश किया गया। महिला आरक्षण को लेकर भी सदन में आज चर्चा हुई और भारी हंगामे के बीच परिसीमन बिल 2026 पेश किया गया। तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल सदन के पटल पर रखा है। वहीं लोकसभा में परिसीमन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया। कन्नौज सांसद ने दावा किया है कि अगर यूपी विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ती है तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी की विधानसभा की संख्या 500 से ज्यादा हो जाएगी, तो उस पर सरकार क्या विचार कर रही है? कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जो हम महिला आरक्षण के बहाने छिपा रहे हैं? क्योंकि यूपी में 120 सीटें तो लोकसभा की होने जा रही हैं, विधानसभा की सीटें अगर 600 हो रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसमें साजिश तो नहीं? सपा चीफ ने कहा कि अगर षड्यंत्र रहेगा तो जैसे अयोध्या हारे, एक बार फिर आप यूपी हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि 35% सीटें कौन सी होंगी, फिर महिलाओं के बीच ही प्रतियोगिता हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी से लोकसभा सांसद रही स्मृति ईरानी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सास बहू वाली तो हार गई। एक जो हमें आशंका है कि जब आरक्षण होगा और डिलिमिटेशन होगा और जब संख्या बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश की संख्या विधानसभा की 500 से ऊपर होने जा रही है। और अगर 500 से ज्यादा होने जा रही है तो उसमें सरकार क्या विचार कर रही है? कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जो हम महिला आरक्षण के बहाने उस षड्यंत्र को छिपा करके आगे बढ़ रहे हों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 120 सीटें तो लोकसभा की होने जा रही हैं और विधानसभा की सीटें तो अगर 600 हो रही हैं, अगर 600 हो रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें भी कोई साजिश षड्यंत्र हो? जो षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, और अगर षड्यंत्र रहेगा तो जैसे अयोध्या हारे आप, एक बार फिर उत्तर प्रदेश आप हार जाएंगे। और 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं, बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा पक्ष है, हमारी मांग है कि ये जो लागू हो आरक्षण, वो पार्टी को मौका मिले, पार्टी लड़ाए उनको, पार्टी संख्या
वहीं संसद के उच्च सदन राज्यसभा की कार्रवाई आज दिन भर बाधित रहने के बाद कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके चलते सदन में सुचारू रूप से कामकाज नहीं हो सका। सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों ने अपने अपने मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना था कि सरकार महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बच रही है, जबकि सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए वो तैयार है, बशर्ते सदन में व्यवस्था बनी रहे। सभापति ने बार बार सदस्यों से शांत रहने और कार्रवाई चलने देने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहले सदन को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया, लेकिन दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर भी हालात नहीं सुधरे। दोपहर बाद भी जब शोर शराबा थमता नजर नहीं आया तो सभापति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का व्यवधान लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनता ने उन्हें बहस और निर्णय लेने के लिए चुना है, न कि हंगामा करने के लिए। हालांकि लगातार जारी गतिरोध के चलते कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। दिन भर की बाधाओं को देखते हुए राज्यसभा की कार्रवाई को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में व्यापार, निवेश, ग्रीन टेक्नोलॉजी और जरूरी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया गया। पीएम मोदी से मुलाकात के पहले ऑस्ट्रिया के चांसलर ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ एक संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि चांसलर स्टॉकर, आपकी पहली भारत यात्रा पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि आपने यूरोप के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुना। यह आपके विजन और भारत ऑस्ट्रिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 4 दशकों के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर की भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 के ऐतिहासिक भारत यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच संबंधों में एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत हुई है। चांसलर स्टॉकर के इस दौरे से हम भारत ऑस्ट्रिया संबंधों को भी एक नए कालखंड में ले जा रहे हैं। चांसलर स्टॉकर, आपकी पहली भारत यात्रा पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि आपने यूरोप के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुना। यह आपके विजन और भारत ऑस्ट्रिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 4 दशकों के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर की भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 के ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच संबंधों में एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत हुई है। चांसलर स्टॉकर की विजिट से हम भारत ऑस्ट्रिया संबंधों को भी एक नए कालखंड में ले जा रहे हैं। चांसलर स्टॉकर, वहीं हरियाणा में जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। आज सुबह से स्वगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रदेश में 16 से 30 अप्रैल तक स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वगणना के आंकड़े दर्ज किए। पहले चरण में मकानों की गणना और मकान से संबंधित जानकारी लोगों से पूछी जाएगी। ये जनगणना 1 मई से 30 मई तक चलेगी। भारत सरकार ने इस बार एक विशेष सुविधा दी है, जिससे लोग खुद ही अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। भारत सरकार ने स्व जनगणना के लिए एक पोर्टल se.census.gov.in/ लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए लोग स्वयं भी अपना डेटा भर सकेंगे। स्वगणना से समय की बचत होगी, सटीक जानकारी भरी जा सकेगी। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा। इसमें लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी। आज़ादी के बाद पहली बार जाति का डेटा जुटाया जाएगा। इससे पहले 1931 में ऐसा हुआ था। तो जनगणना की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग और जिम्मेदारी तय कर दी गई है। स्वगणना में सिर्फ 15 मिनट का समय लगेगा। वहीं IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। इस मामले में लालू परिवार के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आज आरोप तय किए जाने थे, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। अदालत ने अगली तारीख 6 मई की तय की है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जानकारी के अनुसार ये मामला IRCTC होटल टेंडर घोटाले से जुड़ा है, जो साल 2004 से 2014 के बीच हुआ था। लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि IRCTC के 2 होटलों के रखरखाव का टेंडर देने में नियमों का पालन नहीं किया गया
और एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने देश में वोटिंग अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश नीतिगत दायरे में आता है और न्यायपालिका इसे जारी नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि जानबूझकर वोट न डालने वालों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की मांग और वोटिंग अनिवार्य करने वाली याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। बेंच ने PIL याचिकाकर्ता अजय गोयल से कहा कि वो अपनी शिकायतों को लेकर संबंधित पक्षों से संपर्क करें। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि जो लोग जानबूझकर वोट डालने से दूर रहते हैं उनके लिए सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। CJI ने कहा कि लोकतंत्र कानूनी दबाव के बजाय जन जागरूकता से फलता फूलता है। एक ऐसे देश में जो कानून के शासन से चलता है और लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जहां हमने 75 सालों में दिखाया है कि हम इस पर कितना भरोसा और विश्वास करते हैं, वहाँ हर किसी से ये उम्मीद की जाती है कि वोट डालने जाए। अगर वो नहीं जाते तो नहीं जाते। ज़रूरत जागरूकता की है, लेकिन हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। वहीं पाकिस्तान के लाहौर से इस समय एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत के दुश्मन और लश्कर तैयबा के फाउंडिंग मेंबर में से एक आतंकी अमीर हमजा को गोली मारी गई है। हमलावर अज्ञात है और लाहौर में एक न्यूज़ चैनल के बाहर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी में इस हमले के बाद अमीर हमजा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भारत के लिए बड़ी खबर है क्योंकि अमीर हमजा ने आतंकी हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर तैयबा आतंकी संगठन बनाया था। भारत में कई आतंकी हमलों में अमीर हमजा का रोल था। लश्कर पाकिस्तान स्थित एक बड़ा आतंकवादी संगठन है। इसका गठन 1980 के दशक में अंत में हाफिज मोहम्मद सईद के नेतृत्व में किया गया था। यह आतंकी समूह भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले करने के उद्देश्य से काम करता है। इसे 2008 के मुंबई हमलों, 26/11 सहित भारत में कई बड़े आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वहीं देश के मध्य और दक्षिणी हिस्से में तेज गर्मी पड़ने लगी है। पिछले 2 दिन से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र में पारा 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। बुधवार को महाराष्ट्र के अकोला में 44.2 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान के बाड़मेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश के नौगांव में 42 डिग्री सेल्सियस, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 43.4 डिग्री सेल्सियस, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 43.0 डिग्री सेल्सियस और उत्तर प्रदेश के मांदा में भी पारा 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अचानक गर्मी बढ़ने से सबसे बड़ा कारण पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर पड़ना है। ऐसा मौसम 20 अप्रैल तक रहेगा, जिसके कारण पश्चिमी, मध्य और दक्षिण भारत में भीषण गर्मी पड़ेगी। गर्मी के असर से बच्चों को बचाने के लिए महाराष्ट्र में वर्धा में आज सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, हरदा, रतलाम में गर्मी के कारण स्कूलों का समय बदला गया है। वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस समय सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बन चुका है। अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ लगाए गए नौसैनिक दबाव ने अब चीन को भी सीधे इस समीकरण में ला खड़ा किया है। हाल ही के घटनाक्रम में एक चीनी जहाज के रूट बदलने से यह साफ संकेत मिला है कि हालात कितने संवेदनशील हैं। अगर अमेरिका उस जहाज को रोकता तो ये सीधा अमेरिका और चीन के बीच टकराव का कारण बन सकता था, और अगर उसे जाने देता तो उसकी रणनीति साख पर सवाल उठते। असल चिंता ऊर्जा राजनीति से जुड़ी है। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और उसकी ऊर्जा सुरक्षा काफ़ी हद तक इस सीज सप्लाई पर निर्भर करती है। ऐसे में होर्मुज में किसी भी तरह की बाधा न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट को जन्म दे सकती है। स्थिति इसलिए और जटिल है क्योंकि ये संघर्ष अब बहुस्तरीय हो चुका है। एक तरफ अमेरिका ईरान तनाव, दूसरी तरफ चीन की आर्थिक हिस्सेदारी और तीसरी तरफ इजराइल लेबनान जैसे समानांतर मोर्चे। यही कारण है कि ये संकट अब केवल युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की परीक्षा बन गया है, जहां हर कदम बड़े टकराव की ओर बढ़ सकता है। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव की रात रूस के भीषण ड्रोनों और मिसाइलों के हमलों से थर्रा उठी। रूस ने रात भर यूक्रेन के नागरिकों इलाकों पर सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों से भारी हमला किया। इस हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ये पिछले 2 हफ्तों में रूस का सबसे बड़ा हवाई हमला था। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने एक्स पर बताया कि रूस ने इस हमले में लगभग 700 ड्रोनों से हमला किया। साथ ही दर्जनों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। इसमें मुख्य रूप से नागरिकों को निशाना बनाया गया। कीव में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक 12 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। इस हमले में 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा में 9 लोगों की मौत हुई और 23 घायल हो गए। मध्य यूक्रेन के डिनिप्रो क्षेत्र में 3 लोगों की मौत हुई और लगभग 3 दर्जन लोग घायल हुए। दक्षिणी जापोरिजिया में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।